शुक्ला ने बिक्रम सिंह के कत्ल का मंसूबा सोचा हुआ था और मैं शुक्ला की जिंदगी के दर पे था, जबकि मुकद्दर बनाने वाला फैसला कर चुका था कि किसकी चाल ने कामयाब होना है। हम श्रीपति आर्केड की 45वीं मंजिल पर थे। धीरेन्द्र शुक्ला के घर में तकरीब का आगाज हो चुका था। लॉरा ब्राउन ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें मतलूबा कुर्सी पर राइफल फिक्स कर देती हूँ, बस हवा का ख्याल रखना है कि तेज हो जाए तो डिफ्लेक्शन में मुनासिब तब्दीली कर देना, यकीनन तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। उसने उम्मीद भरे लहजे में तस्दीक चाही। मैंने एतमाद जाहिर किया, फिक्र न करें मैडम। मुतमईन अंदाज में सर हिलाते हुए उसने लकड़ी की मेज खिड़की के सामने रखी और SR1 को जोड़ने लगी। मैं भी हाथ बटाने को करीब हो गया। मेरे तेजी से चलते हुए हाथ देखकर उसके होंठों पर मध्यम तबस्सुम उभरा। कभी कभी लगता है कि तुम बहुत पहले से ये जानते हो। मैं जल्दी से बोला, आपने सिखाया ही इतने उम्दा तरीके से है कि कोई इश्काल बाकी नहीं रहा। वो खिलखिलाकर हंसी। तुम्हारी वजाहतें मेरे शुकूक को मजीद पुख्ता कर देती हैं। मैंने ताज्जुब जाहिर किया, कैसा शक? वो बोली, यही कि तुम पहले से स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल जानते हो। मैंने मुंह बनाया और आपसे छुपाने की वजह? बोली, यही कुरेद तो मुझे भी है। वो हार मानने पर तैयार नहीं थी। मैंने टेलीस्कोप साइट लगाकर घुटने कालीन पर टेके और SR1 का बट कंधे में फंसा लिया। शुक्ला की कोठी का मंजर धम से मेरी आंखों के सामने आ गया। बहुत सारे मुलाजिम बंदोबस्ती कार्रवाइयों में मसरूफ थे। लॉरा ने लेजर रेंज फाइंडर से हदफ का फासला नापा, 1475। फासला बताकर उसने जाविया पैमा उठा लिया। राइफल का बट मेरे कंधे में होने की वजह से उठ गया था और बैरल का रुख हदफ की तरफ था। जाविया पैमा से उसने पस्ती का जाविया देखा और कैलकुलेटर पर उंगलियां मारकर मुझे एलिवेशन बता दी। एलिवेशन नॉब घुमाकर मैं मतलूबा रेंज लगाने लगा। खिड़की से हाथ निकालकर वो विंड मीटर से हवा की रफ्तार नापने लगी, 5 किलोमीटर। उसने फी घंटा हवा की रफ्तार बताई, जो इतनी कम थी कि डिफ्लेक्शन रीडिंग पर कोई असर नहीं डाल रही थी। एलिवेशन का जायजा लेकर उसने मुझे पीछे होने का इशारा किया और खुद राइफल के पीछे बैठकर शिस्त साधने लगी। मुतमईन होकर उसने बट मेज पर रखा और जाने के इरादे से खड़ी हो गई। मेहमानों की आमद शुरू है। घंटे आध घंटे तक मिस्टर बिक्रम सिंह पहुंच जाएगा। तेजी दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, खूब इत्मीनान और सुकून से ट्रिगर दबाना। मैंने एतमाद जाहिर किया, बेफिक्र रहे मैडम। वो फिर बोली, न जाने ये ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बड़ी आसानी से ये कर लोगे, और इस वजाहत की जरूरत तो यकीनन नहीं होगी कि मिस्टर बिक्रम सिंह की मौत मेरे लिए निहायत जरूरी है। मैंने कहा, उस्ताद को अपने शागिर्द पर एतमाद होना चाहिए। वो बोली, तुम्हारी कामयाबी मेरे लिए बड़े मानी रखती है, और सच कहूँ तो मेरी उंगली सैकड़ों बार ट्रिगर दबाकर कईयों की जान ले चुकी है, मगर इस कत्ल पर मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं हो रहा, तभी जा रही हूँ, वरना ये निहायत आसान हदफ था। मैंने तसल्ली दी, कहा ना ये मुझ पर छोड़ दें। वो बोली, मिस्टर गुप्ता ने तुम्हें कितना मुआवजा देने का वादा किया है? मैंने कहा, 5 लाख। उसने फराख दिली से ऐलान किया, कामयाब हो जाओ इतनी ही रकम मैं भी दूंगी। उसकी एहतियात की ताकीद और इनाम की तरगीब पर मेरे मुंह से नादानिस्तगी में निकला, अगर इनाम में डेट पर जाने का वादा भी शामिल हो जाए तो 100% कामयाबी की जमानत देता हूँ। ऐसा मैंने बतौर मजाह और शरारत कहा था, वरना मुझे उसके मसाइल से कोई गरज नहीं थी। न बिक्रम सिंह पर गोली चलाकर मैं हिमाकत का सबूत दे सकता था। मेरा हदफ रणधीर शुक्ला का मनहूस वजूद था और उसकी हलाकत के बाद मैंने वक्ती तौर पर गायब होना था। जो ही मामला ठंडा होता, परमान सारी को उसकी मर्जी से या जबरदस्ती पाकिस्तान ले जाना था। एकदम उसके चेहरे पर तहय्युर उभरा, आंखों में गहरे शक की परछाइयां नमूदार हुई। मुझे लगा तीर कमान से निकल चुका है। अफगानिस्तान में वायरलेस पर बात करते हुए मैं उसे कई बार डेट पर जाने का कह चुका था और अंदाज भी बेअनी ही यही हुआ करता था, शरारती और मजाहिया। उसके होंठों से सरसराती हुई आवाज बरामद हुई, कौन हो तुम? जवाब देने से पहले दरवाजे पर आहट सुनाई थी। मैं उस जानिब मुतवज्जे हुआ। दरवाजे में चाबी घूमने की आवाज के साथ एकदम दरवाजा खुला और 4 अफराद दंदनाते हुए अंदर आए। तमाम के हाथों में क्लैशनकोफे थी जिन पर रेड डॉट साइट लगी थी। रेड डॉट ऐसी साइट है जो फायरर को निशाना साधने में बेहद सहूलत देती है। उसका सुर्ख नुक्ता हदफ से मिलाकर ट्रिगर दबा दो, गोली जाया नहीं जाती। करख्त लहजे में कहा गया, जरा सी हरकत पर बदन में इतने सुराख होंगे कि शुमार मुमकिन न होगा। गो अल्फाज लॉरा की समझ में नहीं आए थे कि हिंदी में धमकाया गया था, लेकिन क्लैशनकोफों के खौफनाक धाने और उनका अंदाज सब कुछ बावर करवाने को काफी था। लॉरा ने दबंग अंदाज इख्तियार किया, ये क्या बेहूदगी है। 5वें शख्स ने कमरे में कदम धरते हुए अंग्रेजी जबान में हिदायत जारी की, बेबी
हुक्म की तामील तुम्हें बहुत सी अजियतों से बचा सकती है। उसका मनहूस लहजा और नापसंदीदा सूरत मेरे लिए अजनबी नहीं थी। वो रॉ का खुसूसी एजेंट करण चावला था। उसे देखते ही मेरे बदन में चूंटियां रेंगने लगी। लौरा फीके लहजे में बोली, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी और परेशानी फैल गई। करण चावला इस्तेहज़ाई लहजे में बोला, हमारी गलत फहमी दूर करने को तुम्हें काफी वक्त दिया जाएगा। लौरा हकलाई, मुझे फांसा जा रहा है। वो बोला, नहीं बेबी, तुम फंस चुकी हो। इत्मीनान भरे लहजे में कहते हुए वो लौरा के करीब हुआ। उसके हाथ में प्लास्टिक की मखसूस हथकड़ी थी। मुझे लगा उसने गलती की है, क्योंकि वो अपने आदमी और लौरा के दरमियान आ गया था। इस मौके से फायदा न उठाना हिमाकत होती। लौरा जैसी स्नाइपर जो अमली जिंदगी में रगड़ा खा चुकी हो, उससे बैद था कि फरार की कोशिश न करती। मैं भी हरकत में आने को तैयार हो गया था। एक बार मेरे हाथ की रसाई अपने पिस्तौल तक हो जाती, उसके बाद बाजी पलटना मुश्किल न रहता। करण के करीब होते ही हस्ब तवक्को लौरा ने हमला करने की कोशिश की। मैं बस एकदम चौकस हो गया था। लौरा की हरकत के साथ मेरे बाजू नीचे हुए, लेकिन इससे पहले कि मेरा हाथ होल्स्टर तक पहुंच पाता, लौरा हवा में उड़ते हुए मुझसे आ टकराई। करण ने उसे घुमाकर मेरी तरफ फेंका। हम दोनों गिर गए थे। वो इस्तेहज़ाई अंदाज में बोला, शायद तुम्हें मालूम नहीं, करण चावला इन शोबदों से मुतासिर होने वालों में से नहीं। हमारे संभलने से पहले क्लैशनकोफ की बैरल हमारी गर्दन तक आ चुकी थी। 2 आदमियों ने हमें जद में लिए रखा, जबकि 2 तलाशी लेने लगे। लौरा की तलाशी लेने वाले ने जरा भी रियायत नहीं बरती थी, बल्कि कुछ ज्यादा ही बारीक बीनी का मुजाहरा किया था। लौरा के गिरबान से एक छोटा सा पिस्तौल बरामद हुआ। मेरा ग्लॉक भी उनके कब्जे में आ गया था। कलाई की घड़ी के अलावा उन्होंने मेरे पास कुछ न छोड़ा। घड़ी के बच जाने पर मैंने सुकून का सांस लिया था कि वो घड़ी ममता दीदी की निशानी थी, जो उन्होंने बतौर राखी मेरी कलाई पर बांधी थी। गो मुसलमानों में राखी बांधने का रिवाज नहीं और ना मेरा उस पर यकीन है, लेकिन इस रस्म के पीछे जो पाकीज़ा मुक़द्दस मोहब्बत का एहसास पिन्हा था, उसका कोई बदल नहीं। हमारे हाथ पुश्त पर जकड़ दिए गए। उसने शहादत की उंगली से मेरी ठोड़ी उठाई। क्या हाल है संदीप चोपड़ा? मैंने कहा, सर गलती हो गई, क्षमा कर दें। मैंने गिड़गिड़ाने में तेजी दिखाई कि मौजूदा रूप इसी आजिज़ी का मुतकाजी था। करण चावला ने कहकहा बुलंद किया, तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनी थी, क्या बकरी की तरह मैं शुरू कर दी? मैंने कहा, सर मैं लालच में आ गया था। उसका मानी खेज अंदाज अजब लगने के बावजूद मैं अदाकारी पर तुला रहा। वो बोला, किसको निशाना बनाने का इरादा था? वो नपे तुले कदम रखता हुआ SR1 के करीब पहुंचा और टेलीस्कोप साइट से आंख लगा ली। हम चुप रहे। जायजा लेकर वो दोबारा मेरे सामने आया। शुक्ला साहब की कोठी तक कितना फासला है? मैं धीरे से बोला, 1500 मीटर। उसने मानी खेज लहजे में कहा, और तुम तो 2 किलोमीटर तक निशाना बनाने की अहलियत रखते हो। मेरे चेहरे पर हैरानी नमूदार हुई। उसका तंजिया और इस्तेहज़ाई लहजा और लौरा से ज्यादा मुझे अहमियत देना हैरान करने वाला था। उसने लम्हा भर तौक़ुफ़ करके जवाब का इंतजार किया और फिर मेरे सर पर बम फोड़ा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ राजा ज़ीशान हैदर? मैं नकली शनाख्त पर बज़िद रहा। आपको गलत फहमी हुई है, मेरा नाम संदीप चोपड़ा है। वो बोला, मुझे गलत फहमी हो सकती है, श्रीकांत को नहीं। श्रीकांत वो स्नाइपर था जो अमेरिका में कोर्स के दौरान सरदार की गोली से जख्मी हुआ था। मेरी आंखों में बेचैनी उभरी। करण चावला जहरखंद हुआ। सही सोच रहे हो, तुम इब्तिदा ही से हमारी नजर में थे। मुझे तभी महसूस हो गया था कि बेड के नीचे कोई नर्कवासी छुपा है। बस कुछ सोच कर मोहलत दी थी। वो लौरा को मुखातिब हुआ, बेबी तुम क्यों इस कमीने को मुसलसल घूर रही हो? ये बुज़दिल पाकिस्तानी जासूस मुझसे खूबसूरत तो नहीं? यकीनन उसे लौरा के घूरने का अंदाजा नहीं था। वो बोली, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मुझे जाने दो वरना जवाबदही तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। करण मुतबस्सम हुआ। मुल्क के सिपह सालार के कत्ल की मंसूबाबंदी करना और स्नाइपर राइफल के साथ यूं रंगे हाथों गिरफ्तार होना कि राइफल आर्मी चीफ की कुर्सी पर फिक्स की गई हो, तुम्हारी नजर में कोई जुर्म नहीं है। वो बोली, ये साबित करना आसान नहीं होगा। मैं इंडिया में राइफल का सौदा करने आई हूँ और बस। करण चावला उसकी बरहमी पर महसूस हुआ। तो यहाँ क्या कर रही थी? लौरा पहले झटके से संभल गई थी। बोली, मिस्टर गुप्ता ने बुलवाया था। वो बोला, पाकिस्तानी जासूस की मदद करना तुम्हारी मुश्किलात कितनी बढ़ा चुकी है, इसका अंदाजा तुम्हारी सोच से बैद है। लौरा मुझे पहचानने से मुकर गई। मैं इसे नहीं जानती। करण मानी खेज मुस्कुराहट से बोला, तो तरबियत क्यों दे रही थी? वो इनकार पर डटी रही। कोई सबूत? वो इत्मीनान से बोला, बहुत सारे हैं। फिर अपने आदमियों को हिदायत दी,
भागने वाले की लाश पाकर भी तुमसे बाज पुर्स नहीं होगी, मगर कोई निकल गया तो जिम्मेदार की जान भी जरूर निकलेगी। लौरा जान छुड़ाने की कोशिश में लगी रही। मिस्टर करन, यकीनन तुम गलती कर रहे हो। वो बोला, गलती तो तुम कर चुकी हो बेबी, अब खमियाजा भुगतो और ये गलत फहमी भी दिल से निकाल दो कि शुक्ला साहब तुम्हारी मदद कर पाएंगे। लौरा हार मानने पर तैयार न थी, बोली, पछताओगे तुम। करन ने हाथ के इशारे से हमें ले जाने का कहा। बोला, शायद ऐसा मौका फिर ना आए। मुझे क्लैशनकोव की बैरल से टहूका दिया गया। चलो यही हरकत लौरा के साथ भी दोहराई गई। करण चावला मुझे भी अंग्रेजी ही में मुखातिब करता रहा। अंदाज से लगा कि वो मेरे बारे में काफी कुछ जानता था। उसका निडर चेहरा, बेखौफ अंदाज, जहानत और मक्कारी से लबरेज आंखें, सुडोल जिस्म, चौकसपन और बातचीत वाजे कर रही थी कि वो निहायत सख्त हरीफ साबित होने वाला है। तहम्मुल और ठंडा लहजा इजाफी खूबियां थीं। भड़के मारने की बजाय वो सुलझी हुई गुफ्तगू कर रहा था। कमरे से निकलते ही लौरा ने तोपों का रुख मेरी जानिब मोड़ा तो मेरा शक सही था। मैं ढिठाई से बोला, मुझे तुम्हारे शक के बारे में जानने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मेरी पीठ में क्लैशनकोव की बैरल चुभ हो गई। बूथा बंद रखो। मैंने चुप साध ली कि बैद नहीं था कि वो मार कुटाई पर उतर आते। हुदूद से तजावुज करना कैदियों के लिए बाइस नुकसान होता है। लौरा ने तस्दीक चाही, तो तुम निक के कातिल हो ना? आवाज और अंदाज की मुमासिलत तो उसे पहले ही खटक रही थी। अब मेरा पाकिस्तानी होना और 2 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत उसे यकीन दिलाने के लिए काफी थी। मैंने चुप रहने में आफियत समझी। उसका निक अगर मेरे हाथों कत्ल हुआ था तो मेरे यहाँ खाने की दावत पर नहीं आया था कि मुझे शर्मिंदगी होती। वो मेरी ताड़ में था। अगर उसका दाव कामयाब हो जाता तो आज मैं आनजहानी होता। करण चावला बाहर नहीं निकला था। वो हमें लिफ्ट के पास लाए। चारों निहायत चौकस और मोहतात थे। लौरा चलते हुए भी कड़ी नजरों से मुझे घूरती रही। गुज़श्ता दिनों में मुब्तदी बनकर स्नाइपिंग सीखता रहा। हालांकि वो अच्छी तरह वाकिफ थी कि मैं उससे अच्छा स्नाइपर था, बल्कि निक को कत्ल करके उसका अमली सबूत भी पेश कर चुका था। उसे मुसलसल घूरते पाकर मैं बोले बगैर न रह सका। यकीन करो, तुम्हारी गिरफ्तारी में मेरा जर्रा भर कसूर नहीं। उसने दांत पीसे। तुम निहायत जलील और कमीने शख्स हो। मैंने तंजिया हुनकारा भरा, इसलिए कि तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था। चारों में से एक ने मुझे फिर टोका, तुम्हारी चोंच बंद नहीं हो सकती, और लिफ्ट के बटनों से छेड़खानी करने लगा। हल्के से झटके के साथ लिफ्ट नीचे जाने लगी। लौरा मेरी बात को खातिर में नहीं लाई थी। बोली, मेरी वजह से तुम निक पर निशाना नहीं साध सकते, तभी मुझे धोखे से उठा दिया था ना। मुझे झिड़कने वाले ने उसे डांटा। लड़की, तुम्हारी जबान की खुजली कैसे खत्म होगी? लौरा को अल्फाज नहीं तो लहजे और अंदाज को समझ जाना चाहिए था, लेकिन वो उसे अहमियत दिए बगैर मेरी तरफ मुतवज्जे रही। तुमने बहुत कीमती और बेहतरीन स्नाइपर को कत्ल किया है, कम से कम। अल्फाज उसके मुंह में थे कि तंबीह करने वाला तैश में आकर आगे बढ़ा और उसे गिरबान से पकड़कर लिफ्ट की दीवार से लगा दिया। छोकरी, मुझे जबान बंद करने के और भी तरीके आते हैं। लौरा का चेहरा गुस्से और तौहीन के ज़ेरे असर लाल टमाटर हो गया। मुझसे हिमाकत सरजद हुई और बेसाख्ता बोल पड़ा, आपको एक लड़की के साथ ऐसा बर्ताव जेब नहीं देता। लौरा को छोड़कर वो मुझ पर पिल पड़ा। 3 जन्नाटेदार थप्पड़ मारकर मुझे गिरबान से पकड़ा और झंझोड़ते हुए धाड़ा, तुम मुझे अखलाकियात सिखाओगे। मैं होंठ भींच कर खामोश हो गया। कमजर्फ दुश्मन से अच्छाई की तवक्को करना अबस था। लिफ्ट की हरकत रुकने पर मेरी खल्लासी हो पाई। दरवाजे की तरफ धक्का देकर उसने मेरी तशरीफ पर लात रसीद की। मैं बमुश्किल गिरने से बचा था। अपनी बेइज्जती और मेरी ठुकाई करवा कर लौरा ब्राउन के मुंह पर भी ढक्कन लग गया था। हमें लिए वो पार्किंग में पहुंचे जहां काले शीशों वाली वैगन खड़ी थी। अंदर बिठाकर उन्होंने हमारे सरों पर मोटे कपड़े के निकाब चढ़ाए, यूं के कुछ भी नजर आना मुमकिन नहीं रहा था। हल्के से झटके से वैगन आगे बढ़ी और नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गई। हम घंटा भर सफर में रहे। इस दौरान ट्रैफिक का आवाज, हॉर्न का शोर, इंसानों की चीखों पुकार तसलसल से हमारी समातों में गूंज रही थी। वैगन रुकी और लोहे का भारी दरवाजा खुलने की आवाज उभरी। वैगन आगे बढ़ी। हल्की सी चढ़ाई के बाद थोड़ा सा रेंगी और दोबारा रुक गई। किसी ने मुझे बाजू से पकड़कर बेदर्दी से घसीटा। मेरा घुटना बुरी तरह सीट से टकराया था। ऐसा ही कुछ लौरा के साथ भी हुआ था, क्योंकि उसका जोरदार अंदाज में वहशी जानवर कहना मेरी समातों तक पहुंच गया था। बेचारी को दोहरी अजियत का सामना था। एक जवान औरत जो खूबसूरत भी हो, उसे कैदी बनने के बाद क्या कुछ सहना पड़ता है, इसका अंदाजा करने को ज्यादा अक्लमंद होना नहीं, सिर्फ बालिग होना काफी है। और जब कैद करने वाले इखलाकी इक़दार और शर्म हया के तकाज़ों से नावाकिफ हों, तब तो तबसरे की गुंजाइश नहीं रहती। लौरा ने झल्लाए हुए लहजे में एहतजाज किया, तुम्हें बदतमीजी करने का कोई हक नहीं।
यकीनन किसी कमजर्फ शोधे ने हाथों की आवारगी से अपनी गलीज सोचों को उजागर किया था। हल्के से कहकहे के साथ मकरूह इरादा जाहिर हुआ, जो यकीनन लौरा की समझ से बालातर था कि हिंदी में किया गया था। कुत्ती के बच्चे, गलीज सुअर। लौरा के होंठों से मुगल्लजात निकली, जो जाहिर कर रही थी कि वो फराख दिली से ओबाश फितरत का मुजाहरा कर रहे थे। मुझे लौरा ब्राउन से हमदर्दी महसूस हुई। धीरेंद्र शुक्ला जैसे बड़े शख्स को थुतकारने वाली निचले दर्जे के मुलाजिमों में फंस गई थी। गो उनका हौसला दस्तराजी से आगे न बढ़ता, मगर ऐसी घटिया हरकतों को बर्दाश्त करना भी तो किसी औरत के लिए कारे दारद होता है, और उनके बड़ों को तो यकीनन कोई रोक टोक नहीं होना थी। 2-3 मोड़ मुड़कर हमें सीढ़ियां उतरना पड़ी। एहतियात से कदम लेते हुए मैं सीढ़ियां गिनता रहा। 12 कदम के बाद हमवार फर्श शुरू हो गया था। 10-15 कदमों के बाद हमें रुकने की हिदायत मिली। ताले में चाबी घूमी और दरवाजा खुलने की आवाज उभरी। किसी ने मेरी हथकड़ी खोलकर सर से गिलाफ हटाया। उसके साथ ही दरवाजा बंद हुआ। मेरी आंखों के सामने करीबन 6 फुट चौड़ा और 10 फुट लंबा कमरा था, जिसके एक कोने में 3 मुरब्बा फुट का 5 फुट बुलंद बैतुल खला बना था। बाकी कमरा हर किस्म के साजो सामान से आरी था। मैं पीछे मुड़ा। दाखिली दरवाजा हवालात की तरह लोहे की मजबूत सलाखों का बना था और पूरी दीवार जितना चौड़ा था। मेरे सेल के सामने ही लौरा का सेल था। दोनों कोठरियां एक ही हजम, साख्त और हैयत की थी। दरमियान में 3 फुट की गली थी, जो इतनी चौड़ी थी कि हम सलाखों से हाथ निकालकर एक दूसरे को बाआसानी छू सकते थे। वो मुझे घूर रही थी। भूरी आंखों में फिक्रमंदी और तशवीश उसकी अंदरूनी हालत का पता बता रही थी। हमें लाने वाले वापस जा चुके थे। वो चंद लम्हे साकित खड़ी रही और फिर सलाखों के करीब कमरे की दाहिनी दीवार से टेक लगाकर पांव पसारते हुए मुस्तफसिर हुई। मुझे फांसने की साजिश में तुम भी शरीक थे। मैं हंसा। मोहतरमा, फांसा मुझे भी गया है। उसकी नजरें कमरे की छत से मेरे चेहरे पर मुंतकिल हुईं। तो तुम SS हो? मैंने नफी में सर हिलाया। मेरा नाम राजा ज़ीशान हैदर है। वो बोली, मेजर जेनिफर हिंटस्ले से तुम्हारी बाबत काफी मालूमात मिली थी। मैंने कहा, हाँ, वो मेरी अच्छी दोस्त है। वो मानी खेज अंदाज में बोली, सिर्फ दोस्त? मैंने इस बात में सर हिलाया। हाँ, ऐसी मुखलिस दोस्त जिस पर मैं आंखें बंद करके एतबार कर सकता हूँ, जिसके मेरी जात पर कई एहसान हैं और जो मुझे उतनी ही प्यारी है जितना किसी को महबूबा हो सकती है। वो बोली, तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा था, हालांकि तुम्हारे निशाने पर थी मैं? ये सवाल उसने मुझसे तब भी पूछा था जब मैं निक को ठिकाने लगा चुका था, बल्कि बकौल जैनी मेरा ये फेल लौरा के नजदीक किसी खास एहसास के ताबे था, क्योंकि तुम पर गोली न चलाने का वादा कर चुका था और एक मुसलमान को वादा खिलाफी जेब नहीं देती। उसने इंकिशाफ करते हुए कहा, मुझे तुमसे नफरत है। मैंने सफाई दी, क्या लगता है मैं निक को छोड़ देता तो मौका मिलने पर वो भी फराख दिली का मुजाहरा कर पाता? वो बोली, ये फलसफा मेरे दिल से तुम्हारी नफरत का ग्राफ कम नहीं कर सकता। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी नफरत से मसला है, ना मोहब्बत से गरज। इत्तेफाकन एक कश्ती में सवार होने का मतलब ये नहीं कि हमारी मंजिल भी एक ही है। उसने इरादा जाहिर किया, जब भी मौका मिला मैं निक की मौत का बदला जरूर लूंगी। मैंने कहा, कोई और बात करो। बेपरवाही जाहिर करते हुए मैंने भी दीवार से टेक लगाई और पांव पसार लिए। वो बरहम हुई। मेरी धमकी तुम्हें गीदड़ भभकी लग रही है। मैंने उसे मौजूदा सूरत हाल की तरफ मुतवज्जे किया। तुम्हारे साथ आखिर क्या मजबूरी थी कि इस दलदल में गर्दन फंसा ली? वो तानाजन हुई। तुम्हें मेरी फिक्र में दुबला होने की जरूरत नहीं, शायद लिफ्ट में तबीयत साफ नहीं हुई थी। मैंने अगला सवाल किया, तुमने फौज की नौकरी क्यों छोड़ी? उसने दांत पीसे, ताकि तुम्हें ढूंढ कर ठिकाने लगा सकूं। मैंने हंसते हुए कहा, ढूंढा तो तुम्हें मैंने है, बल्कि अपना उस्ताद भी बना लिया। उसने मुंह बनाया, तरबियत की शुरुआत से जानती थी कि तुम स्नाइपर हो। मैंने ताना कसा, चल झूठी। बोली, बकवास बंद करो। मैंने कहा, ठीक है मैडम, अब झगड़ा छोड़ो और इस सूरत हाल से निकलने का सोचो। उसकी सुई बदले पर अटकी हुई थी। बोली, तुम्हें छोड़ूंगी तो नहीं। मैं शरारत से बोला, कौन कमबख्त चाहेगा कि तुम जैसी लड़की उसे छोड़ दे? बोली, मौका मिलने की देर है, फिर अपना हशर देखना। मैंने कहा, समझता था तुम्हें सिर्फ गालियां बकने में महारत है, आज पता चला कि धमकियां देने में भी सानी नहीं रखती। उसने दांत पीसे, ये तो वक्त बताएगा। मैं बेजारी से बोला, अच्छा, जितनी धमकियां याद हैं एक साथ उगल दो ताकि उसके बाद काम की बात कर सकें। उसने आंखें बंद करके खामोशी साध ली। मैं भी सोच में खो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।